नमस्कार और जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे विवाद, एक ऐसी कंट्रोवर्सी के बारे में जो कि पिछले कुछ दिनों में बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है। दरअसल ये विवाद जुड़ा है रफाल की कॉस्ट को लेकर के। आप सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने रिसेंटली एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट रिलीज़ किया है फ्रांस की सरकार को, जहाँ पर 114 जो रफाल हम फ्रांस से खरीदने वाले हैं उसको लेकर के जो डील हम करने वाले हैं उसका यहाँ पर आप कह सकते हैं कि पहला स्टेप भारत सरकार ने ले लिया है और भारत सरकार बहुत जल्द इस साल के एंड तक इस डील को क्रैक करना चाहती है। तो इस डील को लेकर के एक पत्रिका जिसका नाम है द वायर, उसने यहाँ पर एक लेख छापा है और ये पत्रिका अक्सर सरकार की नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए जानी जाती है। स्पेशली जो मोदी सरकार है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ करके अपनी आवाज़ ये पत्रिका रखती है। तो इस पत्रिका ने यहाँ पर एक लेख छापा है जहाँ पर बताया गया है कि इस डील में जो प्राइस हम रफाल का देने वाले हैं वो पिछले 10 सालों में जो हमने प्राइस 2016 में दिया था उसके कंपैरिजन में 4 गुना है। और प्राइस अगर किसी हथियार का पिछले 10 सालों में 4 गुना बढ़ जाता है तो ये बहुत ज़्यादा नेचुरल चीज़ नहीं है। स्पेशली भारत जैसे देश में जहाँ पर रक्षा सौदों में दलाली और भ्रष्टाचार का एक काला इतिहास रहा हो, उस देश के अंदर अगर ऐसी चीज़ होती है तो उसका विवाद बनना बहुत ज़्यादा नेचुरल है, लाजमी है। तो इसी वजह से ये विवाद यहाँ पर जनरेट हुआ है और इसको लेकर के बहुत सारे लोग जो कि स्पेशली मोदी विरोधी हैं वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर के बढ़ा चढ़ा करके बहुत सारी चीज़ें भी बोल रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स लिख रहे हैं। तो आज के हमारे सेशन में हम यही देखेंगे कि ये आर्टिकल के अंदर जो प्राइस बताया गया है वो कितना सही है और अगर ये प्राइस सही भी है तो सरकार के पास यहाँ पर क्या जस्टिफिकेशन है कि हमने इस प्राइस पे रफाल को यहाँ पर क्यों खरीदा है। पर इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी गाड़ी को खरीदने के बारे में विचार बना रहे हैं और आप इंटरनेट पे सबसे पहले वो गाड़ी सर्च करते हैं तो आपको जो एक्स शोरूम प्राइस आता है, फॉर एग्जांपल आप 5.5 लाख की गाड़ी खरीदने के बारे में विचार बना रहे हैं, आप एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार है तो 5.5 लाख की गाड़ी अगर आपको यहाँ पर एक्स शोरूम प्राइस में दिखाई दे रही है तो जब आप उसको खरीदने जाएंगे तो वो गाड़ी आपको कम से कम 9-9.5 लाख में पड़ेगी। तो जब गाड़ी का प्राइस, जो कि एक बहुत छोटी चीज है गाड़ी, मतलब गाड़ी एक ऐसी चीज है जो कि हर देश बनाता है, हर कंपनी बना सकती है, वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, जबकि एक फाइटर जेट एक रॉकेट साइंस से कम नहीं है। इसी वजह से दुनिया में जो टॉप कंट्रीज हैं, जो टॉप टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्रीज हैं, वो भी फाइटर जेट्स को बनाने में उतनी ज़्यादा सक्षम नहीं है। उनके खुद के पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो फाइटर जेट बना पाए। तो फाइटर जेट को खरीदना, फाइटर जेट की डील क्रैक करना और उसका प्राइस फाइनलाइज करना ये बहुत अलग है। एक ही टाइम पर एक ही फाइटर जेट के अलग अलग डील्स के अंदर अलग अलग प्राइस हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल पिछले साल हमने 26 रफाल मरीन, जो कि रफाल का मरीन वेरिएंट है, हमने यहां पर उसकी डील क्रैक की जहां पर हमें पर यूनिट जो कॉस्ट आई वो लगभग $285 मिलियन के आसपास आई है। इसी टाइम पर यूएई ने भी यहां पर 80 रफाल की डील यहां पर फ्रांस के साथ की जहां पर यूनिट जो कॉस्ट आई वो लगभग $237 मिलियन आई, जो कि लगभग $50 मिलियन यहां पर कम है। इसके अलावा यहां पर इंडोनेशिया ने भी इसी तरह की एक डील यहां पर फ्रांस के साथ की जहां पर उसने 42 रफाल्स को खरीदा जहां पर यूनिट कॉस्ट आई लगभग 192 मिलियन की। तो 192 मिलियन, 237 मिलियन, 285 मिलियन, ये सारे जो प्राइस हैं वो सेम ही रफाल के अलग अलग वेरिएंट्स के प्राइस हैं। तो जब भी कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पर खरीदा जाता है तो उस एयरक्राफ्ट की जो पूरी कॉन्फ़िगरेशन है उसका अलग अलग देशों के हिसाब से प्राइस अलग अलग हो सकता है, क्योंकि सभी देश अपने एयरक्राफ्ट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कराते हैं। कुछ देश यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र मांगते हैं, कुछ देश यहाँ पर अपने खुद के जो इंडिजीनियस वेपन है वो यहाँ पर जो है के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो अलग अलग देशों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसी एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो अलग अलग भी हो सकता है, जो कि मैंने आपको अभी ये कंपैरिजन बताया है। तो ये कंपैरिजन यहां पर दिखाता है कि जो इंडोनेशिया को जहाज यहां पर दिया गया, रफाल जो यहां पर दिया गया वो लगभग 192 मिलियन का है और जो भारत को यहां पर रफाल मिलने वाला है वो लगभग 340 मिलियन का है। तो लगभग डबल प्राइस पर हम इंडोनेशिया से यहां पर रफाल को जो है खरीद रहे हैं। इंडोनेशिया
इंडोनेशिया के कंपैरिजन में, तो सेम ही एयरक्राफ्ट है और प्राइस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। तो यही वजह है कि जो एयरक्राफ्ट के प्राइस हैं वो कभी भी वो प्राइस जो कि आप दूसरी कंट्रीज को दे रहे हैं उससे आपकी कंट्री के बीच में जो डिफरेंस है वो कभी कभी बहुत ज़्यादा भी हो सकता है। अब सबसे पहले आते हैं 2007 की उस डील में जहां से ये पूरा का पूरा जो केस है वो शुरू होता है। तो दोस्तों 2007 में भारत ने एक प्रोग्राम शुरू किया जिसको MMRCA प्रोग्राम बोला जाता है, यानी कि मीडियम मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम, जिसके तहत भारत को 126 फाइटर जेट्स खरीदने थे और जिसके लिए भारत सरकार ने जो बजट वहां पे रखा था वो लगभग 42,000 करोड़ था, जो कि उस समय $10.4 बिलियन बनता है। तो इस तरह से भारत ने यहां पर 2007 में इस प्रोग्राम को शुरू किया जिसके तहत भारत ने 6 एयरक्राफ्ट को यहां पर फाइनली टेस्ट किया, जिसमें यूरोफाइटर टाइफून, रफाल्स, ग्रिपेन, MiG-35, F-16 और F-18 थे, जिनमें फाइनली जो लोएस्ट बिडर बनकर के उभरा और जिसके साथ इंडियन एयरफोर्स जो है जहां पर उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स और सर्विस रिक्वायरमेंट जो है वो यहां पर फुलफिल हो रही थी, वो यूरोफाइटर टाइफून और रफाल था। और फाइनली रफाल ने यहां पर लोएस्ट बिड किया, तो रफाल को भारत ने यहां पर चूज किया, जहां पर हमें लगभग 42,000 करोड़ की कीमत पर 126 एयरक्राफ्ट यहां पर मिलने वाले थे। हालांकि भारत सरकार ने जब इसके अंदर बहुत सारे अपने जो रिक्वायरमेंट्स थी वो यहां पर दी, तो इसका प्राइस यहां पर बढ़ा और 2012 तक आते आते जो डील 42,000 करोड़ में यहां पर साइन करने की भारत सरकार बात कर रही थी, उसका प्राइस ऑलरेडी 1,27,000 करोड़ पहुंच चुका था। तो लगभग यहां पर 3 गुना प्राइस जो है वो उसी समय हो चुका था। जो डील उस समय $10.4 बिलियन की होने वाली थी वो यहां पर 30 बिलियन की उसी समय हो चुकी थी। तो भारत ने इस डील को फाइनली 2015 में स्क्रैप किया और सिर्फ 36 रफाल लगभग 58,000 करोड़ के आसपास उसकी वैल्यूएशन जो है भारत सरकार ने दी, जिसमें से 36 के 36 एयरक्राफ्ट फ्लाईवे कंडीशन में डायरेक्टली फ्रांस से ही खरीदे गए। अब जो 2007 वाली डील थी उसके अंतर्गत भारत के अंदर कुछ एयरक्राफ्ट को बनाया जाना था, क्योंकि उस डील में 18 एयरक्राफ्ट ही यहां पर फ्रांस से आने थे, बाकी 108 एयरक्राफ्ट भारत में ही बनने थे। और यहां पर जो जितने भी 36 एयरक्राफ्ट खरीदे गए वो सभी फ्रांस में बने, भारत में कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बन पाया। और इस डील का प्राइस भी लगभग 58,000 करोड़ के आसपास था, जो कि अगर आप देखें तो यहां पर भी प्राइस जो है वो 2007 के कंपैरिजन में ज्यादा ही नजर आता है। पर यहां पर जो एयरक्राफ्ट मिला और जो उसके साथ पैकेजेस मिले उसको अगर आप देखेंगे तो ये एयरक्राफ्ट प्रीवियस एयरक्राफ्ट से, यानी कि जो 2007 में जो डील हुई थी उसके कंपैरिजन में 2.5% ये डील सस्ते में साइन हुई है। और ये चीज मैंने नहीं बल्कि ये कंटेम्पररी ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने, जो कि हमारे CAG होते हैं, उन्होंने जब अपनी ऑडिट रिपोर्ट यहां सबमिट की सुप्रीम कोर्ट में, तो उन्होंने बताया कि यहां पर जो पैकेज डील हमें यहां पर मिली है रफाल की, वो रफाल की डील 2007 वाली डील से बल्कि सस्ती डील है। क्योंकि आपको याद होगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने यहां पर बहुत ज्यादा हल्ला मचाया था इसको लेकर के, वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे क्योंकि इस एयरक्राफ्ट का जो प्राइस है वो प्रीवियस एयरक्राफ्ट से ज्यादा था। तो उन्होंने इस चीज को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की। पर यहां पर जो हमें वेपन्स मिले, क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जो हमने 2007 वाली डील थी उसके अंतर्गत जो हमें वेपन पैकेज मिलने वाला था वो स्टैंडर्ड शॉर्ट और मीडियम जो आर्म्स पैकेज हैं वो यहां पर मिलने वाले थे। जबकि जो 2016 में हमने यहां पर डील साइन की वहां पर हमें हेवीली अपग्रेडेड मीटियोर मिसाइल और स्कैल्प मिसाइल, जिनकी खुद की कॉस्ट ही लगभग $710 मिलियन के आसपास थी, वो इस डील के अंदर मिली। तो इस तरह के वेपन्स के साथ इस एयरक्राफ्ट को खरीदा गया, जिसके अंदर भारत सरकार ने कुछ अपने भी अपग्रेड जो है वो फ्रांस को कह करके इसके अंदर अपग्रेड्स कराए। तो ये सारी चीजें यहां पर जब अप्लाई हुई हैं तो ये डील जो है वो 2007 वाली डील से सस्ती नजर आई। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि जब एयरक्राफ्ट को कंप्लीट पैकेज के साथ आप खरीदेंगे तो उसका प्राइस अगर आपको ज्यादा भी नजर आ रहा है तो आप ये देखिए कि उसके साथ आपको यहां पर पैकेज में क्या क्या चीजें मिल रही हैं। इसके अलावा भारत सरकार ने इस डील को गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट साइन किया, जहां पर पहले कंपनी से गवर्नमेंट के बीच में यहां पर डील हुआ करती थी, जहां पर करप्शन के चांसेस, बिचौलियों के चांसेस बहुत होते थे और भारत की कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाती थी। तो मोदी सरकार ने यहां पर इस डील को करप्शन फ्री रखने के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील यहां पर साइन की, जहां पर फ्रांस की गवर्नमेंट और भारत के बीच में यहां पर डील साइन हुई, जहां पर करप्शन के जो चांसेस थे वो लगभग खत्म हो गए। इसके अलावा जो अभी डील साइन हो रही है वो भी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील ही साइन हो रही है। अब आज के दिन में जो यहां पर डील भारत सरकार साइन करने जा रही है, हालांकि उसकी पूरी डिटेल्स तो आपको कभी भी नहीं मिलेंगी कि भारत को यहां पर इस एयरक्राफ्ट के अंदर
क्या मिला है। बट यहाँ पर अगर मेजॉरिटी वाइज देखें तो यहाँ पर क्या चीज़ भारत को मिलने जा रही है, तो देखिए जो रफाल हमें 10 साल पहले हमने सेलेक्ट किया था, यानी कि 2016 में जो हमें रफाल मिला था वो F3R स्टैंडर्ड का था, उसका यानी कि टाइप जो था वो F3R टाइप का एयरक्राफ्ट था। और जो आज हमें एयरक्राफ्ट मिल रहा है वो यहाँ पर F4 या फिर 4+ जनरेशन का एयरक्राफ्ट मिल रहा है। और यहाँ पर F5 जो मॉडल है अभी जो जिसके डेवलपमेंट वर्क अभी चल ही रहा है वो भी यहाँ पर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस डील के अंदर 4+ जनरेशन का जो एयरक्राफ्ट है वो भारत सरकार ने मांगा है। उसके अंदर यहाँ पर उन सभी स्कोप्स को छोड़ने के लिए भारत सरकार ने फ्रांस को कहा है कि अगर हमें इसको F5 स्टैंडर्ड में ट्रांसफॉर्म करना हो तो ये ऑप्शन भी यहाँ पर होना चाहिए। तो ये सारी चीजें इस डील के अंदर भारत को मिलने जा रही हैं, जहां पर भारत सरकार एक सॉवरेन कॉम्बैट इकोसिस्टम यहाँ पर डेवलप करने जा रही है। यानी कि ये एयरक्राफ्ट तो फ्रांस का होगा, बट इस एयरक्राफ्ट को बहुत हद तक यहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू या फिर इसका जो इंटरफेरेंस कंट्रोल डॉक्यूमेंट जिसको ICD बोला जा रहा है वो यहाँ पर एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल मूव भारत सरकार ने लिया है, जहां पर फ्रांस, क्योंकि आप जानते हैं कि फ्रांस यहाँ पर सोर्स कोड देने को तैयार नहीं था, तो सोर्स कोड लिए बिना भी हम उस एयरक्राफ्ट के अंदर अपने खुद के वेपन इंटीग्रेट कर पाए। तो यहाँ पर हमने ICD डॉक्यूमेंट्स का जो एक्सेस है वो फ्रांस से ले लिया है। तो अब हमें चाहे हमारी अस्त्रा BVR मिसाइल हो या फिर ब्रह्मोस NG जैसे वेपन हो, वो हम इस एयरक्राफ्ट के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। हमें यहाँ पर फ्रांस की या फिर डेजर्ट एविएशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बहुत बड़ा मूव है। इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को, जो कि भारत में ही बनने वाला है, भारत की काफी सारी कंपनीज इसके लिए बिड करने वाली है, जहां पर टाटा, महिंद्रा और अदानी जो है वो प्रीमियर जो कंपनीज हैं वो यहां पर पार्टिसिपेट करने जा रही है, बिड करने जा रही हैं। इसके अलावा इस डील में 90 एयरक्राफ्ट क्योंकि भारत में ही बनाए जाने हैं, जिसमें लगभग 50 से 60% इंडिजीनियस कंटेंट होगा। तो यहां पर उनके लिए वेंडर्स, उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं जहाज के, वो भी यहीं पर भारत में ही बनाए जाएंगे। इसके अलावा जो MRO फैसिलिटी है या फिर जो फ्यूचर अपग्रेड्स हैं वो भी भारत में ही करने को लेकर के यहां पर प्लानिंग की जा रही है। और यहां पर जो हमारी प्राइवेट फर्म्स हैं उनको भी डेजर्ट एविएशन के साथ जब काम करेंगी तो उनको भी यहां पर एक्सपोजर मिलेगा, जो कि हमें आने वाले दिनों में जब हम अपने खुद के एयरक्राफ्ट बनाएंगे तो वहां पर हमें ये एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा हमारे काम आने वाला है। इन सब के अलावा यहां पर क्योंकि फ्रांस ने यहां पर इस एयरक्राफ्ट को भारत के लिए ही बना रहा है, तो भारत के हिसाब से ही यहां पर जो पूरा सिस्टम है वो फ्रांस यहां पर डेवलप कर रहा है। स्पेशली जो डेटा लिंक्स हैं वहां पर भारत चाहता है कि भारत के जो सैटेलाइट्स हैं उनसे ये एयरक्राफ्ट जुड़ पाए। तो यहां पर जो GPS है उसके अलावा यहां पर जो नेविगेशन सिस्टम है हमारा, उससे इस एयरक्राफ्ट को जोड़ने की बातचीत चल रही है। और जो GSATs हैं, सैटेलाइट्स हैं, उनसे भी इस एयरक्राफ्ट को जोड़ा जाएगा। तो इस तरह से ये एयरक्राफ्ट एक नेटवर्क सेंट्रिक एयरक्राफ्ट होते हुए भी यहां पर इसका फ्रांस से कोई कनेक्शन नहीं होगा, फ्रांस के पास इसका डेटा नहीं जाएगा। इसका जो डेटा है और जो पूरी इसकी नेविगेशन है वो भारत के थ्रू ही यहां पे चैनलाइज होगी। तो इस पूरी डील के अंदर आपको बहुत सारी ऐसी चीज मिलेंगी, क्योंकि मैंने तो आपको सिर्फ जो मेजर चीजें वो बताई। अगर आप बारीकी में जाएंगे तो आपको इस एयरक्राफ्ट के अंदर इतनी सारी ऐसी चीजें मिलेंगी जहां पर आपको लगेगा कि ये जो डील है उसमें भारत बायर नहीं है बल्कि यहां पर को डेवलपर है। तो भारत इस एयरक्राफ्ट को, जो कि यहां पर 4.5 F4.5 जो मॉडल है वो बनने जा रहा है, क्योंकि फ्रांस के पास F4 मॉडल है और जो अब हम बनाने जा रहे हैं वो यहां पर F4.5 होगा। तो ये बिल्कुल डिफरेंट एयरक्राफ्ट है जो कि यहां पर सिर्फ भारत के लिए ही बनाया जा रहा है। तो जिस तरह सुखोई ने यहां पर सुखोई 30 MKI बनाया था, तो जो आई है वो फॉर इंडिया है, तो मॉडर्नाइज एंड कमर्शियल फॉर इंडिया। तो ये जो एयरक्राफ्ट था वो सिर्फ भारत के लिए बनाया गया था। और आज के दिन में भारत की जो वायुसेना है उसकी रीढ़ की हड्डी है सुखोई। तो आने वाले दिनों में रफाल जो एक नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर होने जा रहा है, वो भारत की जो एयरफोर्स है उसकी रीढ़ की हड्डी बनने वाला है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स भी इस बार डाले गए हैं जिससे ये स्टेल्थ जो थ्रेट्स हैं उनको काउंटर करने के लिए इसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो इंटीग्रेट की गई हैं। तो ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। और भारत की जो BVR मिसाइल
मिसाइल्स हैं जैसे कि गांडीव है, अस्त्र है, वो डेवलपमेंट स्टेजेस में है। तो आने वाले दिनों में वो सभी वेपन्स जो है वो इसके साथ इंटीग्रेट जब हो जाएंगे तो ये एयरक्राफ्ट एक हाईली लीथल एयरक्राफ्ट बनकर के उभरेगा, जो कि आने वाले अगले 50-60 सालों में भारतीय वायुसेना को एक ऐसी फोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देगा जिसकी तरफ आंख उठाने की हिम्मत शायद चाइना की भी नहीं होगी। तो इस तरह से इस एयरक्राफ्ट को जिस भी प्राइस पे भारत सरकार यहां पर खरीदने जा रही है उसको लेकर के आप जरूर सवाल खड़े कर सकते हैं, पर इसकी कैपेबिलिटी पर नहीं कर सकते, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट किसी 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट से कम नहीं है। और अगर जो, क्योंकि जैसा डील में बताया गया है, अगर यही सारी चीजें होती हैं, ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होता है, जो हमें ICD एक्सेस है वो मिलता है, तो भारत के पास न सिर्फ यहां पर इस एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी होगी बल्कि एक्सपीरियंस भी होगा, और इस तरह के एयरक्राफ्ट हम फ्यूचर में अपने इंडिजीनियस लेवल पर भी बना सकते हैं। तो और स्पेशली जो TED-BF प्रोग्राम है उसमें रफाल के जो एक्सपीरियंस है उसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है। हालांकि TED-BF बिल्कुल डिफरेंट प्रोग्राम है रफाल से, पर फिर भी रफाल का जो एक्सपीरियंस हमें मिलेगा वो हमें TED-BF के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हमें एक्सपीरियंस यहाँ पर मिलने वाला है। तो इस तरह से ये डील आज के दिन में मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा एक प्रॉफिटेबल डील है। हालांकि विपक्ष का काम है सवाल उठाना, और इस तरह के सवाल लगातार उठाते रहे हैं, फ्यूचर में भी उठाएंगे, और एक हेल्थी डेमोक्रेसी के लिए इस तरह के सवालों को उठाना बहुत ज़रूरी भी होता है। अब आज के इस सेशन को हम यहीं एंड करने जा रहे हैं। जल्द आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के। तब तक आप देखते रहिए डेली डिफेंस डायलॉग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।